मेरा नाम रुचि है। मेरी उम्र 8 साल थी जब मेरी मम्मी की दूसरी शादी हुई। मेरे सगी पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। वो मुझसे और मम्मी से बहुत प्यार करते थे। बस तभी से ही हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। मम्मी के रिश्तेदारों ने उनकी दूसरी शादी करवा दी, लेकिन फिर उनको सही हमसफ़र नहीं मिल सका। जब मेरे सगी पिता जिंदा थे तो मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी और तीसरी कक्षा में थी। क्योंकि मेरे पिता की नौकरी बहुत अच्छी थी, हमारा घर भी बहुत अच्छा था। लेकिन जब मेरे पिता मर गए तो उनके बहन भाई ने उनके घर पर कब्जा करके मेरी मम्मी को और मुझे घर से निकाल दिया। जब मम्मी मुझे लेकर नानी के घर आ गई तो मेरे ननिहाल वालों को यही बेहतर लगा कि मम्मी की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। इसलिए उन्होंने एक मामूली सा रिश्ता देखकर मेरी मम्मी की शादी करवा दी। सबको लगता था कि बेटी अभी छोटी है और मेरी मम्मी भी जवान थीं। भरी जवानी में विधवा बनकर और दूसरों पर बोझ बनकर वो जिंदगी कैसे गुजारेगी। इसलिए उनकी शादी एक ऐसे आदमी के साथ करवा दी गई जो बहुत ही गैर जिम्मेदार था, जिनका घर भी बहुत छोटा था। मेरी मम्मी को समझाया गया था कि अपनी बेटी की खातिर यहाँ अर्ज़े नष्ट करना दूसरा पति है, उसके हालात कमज़ोर हैं, लेकिन उसने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को एक्सेप्ट किया, ये उसका तुम पर एहसान है। मेरी मम्मी खामोश रही और उन्होंने वही किया जैसा उनकी माँ और रिश्तेदारों ने उन्हें समझाया था। मेरे सौतेले पिता की पहली पत्नी मर चुकी थी, उनके परिवार में और कोई भी नहीं था। मेरे सौतेले पिता का घर छोटा था, उनकी एक छोटी सी आंगन में दुकान भी थी। मुझे और मम्मी को यहाँ सब कुछ नया नया सा लग रहा था और अजीब भी, क्योंकि मेरा पहले वाला घर बहुत बड़ा था। मेरे सौतेले पापा की छोटी सी दुकान थी जिस पर वो छोटे मोटे खिलौने और चॉकलेट टॉफ़ियाँ, बच्चों के खाने पीने की चीज़ें बेचा करते थे। शुरू शुरू में तो मेरे सौतेले पिता मुझे बहुत प्यार से बुलाते थे। मैं उनकी दुकान में चली जाती तो कहते कि मेरी बेटी तुम क्या खाओगी। मैं उनकी बातों पर मुस्कुरा जाती थी। वो मेरी मम्मी का भी ख्याल रखते थे और दुकान बंद करने के बाद मेरे लिए पेंसिल और रबर लाया करते थे और कहते कि बेटी मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो। मुझे वो ज़्यादा पसंद तो नहीं थे, लेकिन मम्मी कहती थी कि अब यही तुम्हारे पिता हैं। बस यही सोचकर मैं उनकी बातों को खुशी खुशी सुनती थी। उन्होंने मेरी पढ़ाई भी नहीं रोकी और मैं जिस स्कूल में पढ़ने जाती थी वहीं पर जाती रही। मेरी मम्मी भी मुझे देखकर सुकून का सांस लिया करती थी कि उनके दूसरे पति ने उनकी बेटी को स्वीकार कर लिया। मेरे सौतेले पिता मेरी हर ख्वाहिश को पूरी किया करते थे। वो मुझसे और मम्मी से कहते कि अब हम हमेशा खुश रहेंगे, और ये सब सुनकर मम्मी की आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन मेरी मम्मी की एक रिश्तेदार हमारे घर पर आई और मम्मी से कहने लगी कि राजीव अच्छा आदमी लगता है, तुम्हारी बेटी को भी स्वीकार कर लिया है। तुम तो किस्मत वाली निकली मेघा। मम्मी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर सर हिला दिया, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में दर्द छुपा हुआ था। डर इसलिए था कि ना जाने ये सुकून कब तक रहेगा। मेरे सौतेले पिता कभी कभी कहते कि मैं दुकान से जितने पैसे कमाता हूँ उसमें से थोड़े से पैसे निकालकर तुम्हारे लिए जमा कर रहा हूँ। एक दिन तुम्हारा एडमिशन बड़े से स्कूल में करवाऊंगा। मैं उनकी बातों पर खुश हो जाती थी। मैंने पहली बार सपने देखना शुरू कर दिए थे। अब तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही एक दिन जब मेरे पिता राजीव जब घर आए तो उनके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थीं और बात करने का अंदाज भी बहुत बदला हुआ था। आते ही उन्होंने दुकान की चाबी बिस्तर पर फेंक दी और कहने लगे कि बहुत नुकसान हो गया, कोई खरीदारी करता ही नहीं है। मम्मी ने धीरे से कहा कि आपने दुकान भी तो काफ़ी दिनों बाद खोली है। इस पर पापा राजीव ने मम्मी को ढेर सारी बातें सुनानी शुरू कर दी। कहने लगे कि अब तुम मुझे सिखाओगी कि दुकानदारी कैसे की जाती है। पहली बार मैंने उनकी आवाज़ में कड़वाहट सुनी थी। उसी रात मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी पापा राजीव गुस्सा क्यों कर रहे थे। मम्मी कहने लगी कि कुछ नहीं बेटा, बस वो थके हुए थे। अब उनके लिए मेरी मम्मी पर गुस्सा करना रोज़ का रूटीन बन गया था। छोटी छोटी बातों पर वो मम्मी को डांटा करते थे। एक दिन जब मम्मी ने उनसे घर खर्च के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने मम्मी को डांटना शुरू कर दिया कि मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं हैं, जब देखो पैसे मांगती रहती हो। फिर मम्मी को मोहल्ले की एक औरत के थ्रू पता चला कि शाम के समय रोज उनके पति राजीव सीधी सराय वाले रास्ते पर बिगड़े हुए आदमियों के साथ जुआ खेलते हैं। ये सुनकर तो मम्मी घर आ गई थीं। उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा। एक दिन मैंने पापा राजीव को
जोर जोर से चिल्लाते हुए सुना। मेरी मम्मी रो रही थी और वो उनको डांट रहे थे। कमरा बंद था। उनसे कह रहे थे कि मैंने तुमसे मना किया था ना कि मेरे कमरे में मत आना। मेरी मम्मी खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती थी। एक दिन मैं अपने सौतेले पिता के साथ उनकी दुकान में बैठी हुई थी जब उनके पास एक आदमी आया। पापा राजीव बहुत उदास थे। उसने कहा कि क्या हुआ? राजीव बड़े उदास हो तो वो कहने लगी कि हाँ, जब किस्मत खराब हो तो कुछ नहीं चलता। उस आदमी ने कहा कि किस्मत नहीं, आदत खराब है। तुम जुए की लत में जो पड़ गए हो, तुम्हारी ऐसी खराब आदत से तो तुम्हारा घर भी हाथ से चला जाएगा। मैं उन लोगों की बातें सुन रही थी। मैंने देखा था कि पापा राजीव की आंखों में उत्साह ज्यादा और जेब में पैसे कम थे। मैं नादान थी, इसलिए जब रात को अपनी मम्मी के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी तो उनसे कहने लगी कि मम्मी, ये जुआ क्या होता है? मम्मी मेरी इस बात पर चौंक गई। फिर कहने लगी कि बेटा, ये एक बुरी आदत होती है जिसमें इंसान हमेशा हारता रहता है। पापा राजीव मेरी मम्मी को मारा भी करते थे, इसलिए मैंने पहली बार अपनी मम्मी की कलाई पर नील का निशान देखा था। मैंने मम्मी से पूछा कि ये निशान कहाँ से हुआ तो उन्होंने कहा कि बेटा, बर्तन धोते समय आ गया था। अब पापा राजीव जब भी घर में आते तो मम्मी पर चिल्लाने लग जाते और कहते कि ये सब कुछ तुम दोनों माँ बेटी की वजह से हो रहा है। मेरा कारोबार भी खराब हो गया, दुकान भी बेचनी पड़ गई और अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा। मम्मी ने रोते हुए कहा कि अच्छा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं प्रार्थना करूंगी कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन रुचि की फीस, मम्मी ने डरते हुए जब इतना कहा तो पापा चिल्लाने लगे कि कहाँ से लेकर आऊं तुम्हारी बेटी के लिए पैसे? इस टाइम तो मेरे पास अपने पैसे नहीं हैं। मैं अब जैसे जैसे अपनी मम्मी को रोता हुआ देखती थी तो मुझे उस हिसाब से यही लगता था कि पापा राजीव मम्मी के लिए अच्छे नहीं हैं। इसीलिए मैंने एक दिन मम्मी से कहा कि मम्मी, ये वाले पापा आप पर बहुत गुस्सा करते हैं, चलो हम इनको छोड़कर कहीं और चलते हैं। मम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगी कि नहीं बेटा, हमें यही सब कुछ बर्दाश्त करके रहना होगा। वो मेरी मम्मी पर कितना ही गुस्सा किया करते थे, लेकिन मुझसे हमेशा नरमी से बात करते थे, मेरा ख्याल रखते थे और मुझसे कहते कि बेटा, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा। जो मेरी मम्मी को बुरा भला कहते, वो हमेशा मेरे बारे में अच्छा सोचते थे। उधर स्कूल में मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही थी। स्कूल में मेरा सबसे अच्छा दोस्त राहुल था और एक लड़की निशा। हम तीनों का ग्रुप था। हम तीनों स्कूल में बहुत मज़े किया करते थे और ज़्यादातर साथ में ही खेलते थे। घर में पापा राजीव मुझसे कहते कि बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और रोज़ रात को देर से घर आकर मम्मी को भी वो डांटा करते थे। मैं उनकी बातों पर हैरान होती और खामोश हो जाती। मैं शायद सब कुछ जानकर भी अनजान बन रही थी कि शायद मेरे सौतेले पिता का असली चेहरा वो नहीं था जो मुझे दिन में नजर आया करता था, बल्कि वो रात की तन्हाई में अपना असली रूप दिखाया करते थे। एक बार रात के समय जब पापा राजीव घर आए तो पता नहीं मम्मी और उनके बीच ऐसे भी क्या बात हो गई थी कि पहली बार उन्होंने मेरी मम्मी पर हाथ उठाया था। उन्हें इतनी बुरी तरह से मारा था कि मम्मी की नाक से खून आने लगा था। मम्मी रोती पीटती बिलखती कमरे से बाहर निकली और कहने लगी कि चल बेटी, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। मम्मी मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस घर से बाहर ले जाने लगी। मैं उनको देखकर बहुत डर गई थी। मेरी मम्मी बुरी तरह से रो रही थी। उनकी साड़ी भी फट चुकी थी, हाथों की चूड़ियां भी तोड़ गई थीं और नाक से कौन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू अपने मुंह पर लगा लिया था। मैंने कहा, मम्मी आपको ये क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि बस बेटा, कुछ मत कहो, याद में मुझे जान से मार देगा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे घर से लेकर आने लगी तो पापा ने कमरे से ही आवाज़ लगाई और कहा कि रुचि को कहाँ लेकर जा रही हो? ये मेरी बेटी है, रुको। पापा भी दरवाजे तक पहुंचते। इतने में ही मम्मी ने घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और खुद मुझे रिक्शा में बिठाकर नानी के घर चली गई। वो पूरी तरह से कांप रही थी और मैं उनको आंखें फाड़ फाड़ कर रोता हुआ देख रही थी। मैंने मम्मी की ऐसी हालत कभी नहीं देखी थी। उन्होंने नानी के घर का दरवाज़ा बजाया तो बड़ी मामी ने दरवाज़ा खोला था। मामी मम्मी की हालत देखकर घबरा गई। उन्होंने जल्दी से उनको घर के अंदर लिया। मम्मी फौरन घर के अंदर गई और नानी के गले से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी ने नानी से कहा कि माँ, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। मैंने बहुत कोशिश कर ली कि मैं उस आदमी के साथ गुजारा कर लूँ, मगर वो इंसान नहीं दरिंदा है।
वो जुए की लत में पड़ चुका है, एक एक करके घर का सारा सामान हार चुका है, यहाँ तक कि मेरा जेवर भी, और जब हार जाता है तो घर आकर मुझ पर गुस्सा उतारता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ता है, मुझे मारता है। नानी ने मम्मी को गले से लगाया। मैं उन्हें खामोश करवाने लगी और कहा कि तू फिक्र मत कर, वो यहाँ आएगा तो मैं उससे बात करूंगी। मम्मी कहने लगी कि नहीं माँ, मुझे उस आदमी के घर नहीं जाना, मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं और चली जाऊंगी। अब हमें नानी के घर पर रहते हुए लगभग 4 दिन गुजर गए थे। मेरे स्कूल की किताबें और बैग भी पापा के घर पर ही था। मम्मी बस रोती रहती थी और मैं उनको खामोशी से देखती रहती। मामा मामी को भी मेरा और मेरी मम्मी का इस घर में रहना अब अच्छा नहीं लग रहा था। मामी मुझसे और मम्मी से ढंग से बात तक नहीं कर रही थी और ना ही उन्होंने हमारे लिए खाना बनाया था। मम्मी को मेरे और अपने लिए अपने हाथ से खाना बनाना पड़ गया था। नानी जब अपने घर का बिगड़ता हुआ माहौल देख रही थी तो उन्होंने मम्मी के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, वापस चली जाओ, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। मगर मम्मी तो जिद पर अड़ गई थी। लेकिन अगले ही दिन दरवाजे पर जब दस्तक हुई और मामी ने दरवाज़ा खोला तो सामने ही पापा खड़े हुए थे। उनकी हालत बहुत खराब थी, चेहरे पर शर्मिंदगी और आवाज़ में नरमी थी। उन्होंने घर के अंदर आने के लिए कहा और मम्मी के सामने बैठकर आंखों में आंसू ले आए। जब उन्होंने मुझे देखा तो फौरन गले से लगा लिया और कहने लगे कि मेरी बेटी, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। उन्होंने मम्मी के आगे हाथ जोड़कर कहा कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ मेगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैंने खुद अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे तुम्हारे जाने के बाद रियलाइज़ हुआ कि घर में कितना सुनापन है। तुम्हारे और रुचि के होने से घर में रौनक लगी रहती थी। मुझे तुम लोगों की बहुत याद आ रही है, प्लीज़ घर वापस चलो। मम्मी तो उनके साथ जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन इस घर के सभी लोग यही चाहते थे कि मम्मी वापस अपनी ससुराल चली जाए। जब नानी ने उन्हें समझाया कि यहाँ तुम तभी तक रह सकती हो जब तक मैं जिंदा हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम कभी यहाँ नहीं आ सकोगी, इसलिए कह रही हूँ कि अपनी ससुराल वापस चली जाओ, अपना घर बसाओ। पापा राजीव मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए थे। मुझे भी यही लगा कि अब वो सुधर गए हैं, इसलिए मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, हमें अपने घर चलना चाहिए। मम्मी ने मेरे बालों में हाथ फेरा और कहने लगी कि अच्छा बेटा, ठीक है। सौतेले पिता ने मम्मी से वादा किया था कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा जिसकी वजह से मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊं। वो हम दोनों को घर वापस ले आए थे। पापा ने मुझसे कहा कि बेटा, मैं अब सच में एक अच्छा इंसान बन गया हूँ। तुम लोगों के जाने के बाद मेरा यहाँ ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। तुम्हारे बिना मैंने 1 हफ्ता कैसे गुजरा है ये मैं ही जानता हूँ। मम्मी अपने फूटे नसीब को लेकर एक उम्मीद के साथ दोबारा से यहाँ वापस आ गई थी। पापा मम्मी का ख्याल रखने लगे थे और मुझे स्कूल भी खुद छोड़कर आया करते थे। रास्ते में मुझसे ढेर सारी बातें करते और कहते कि अब तुम्हारे पापा तुम्हारा और मम्मी का हमेशा ख्याल रखेंगे और तुम्हें काबिल इंसान बनाएंगे। कुछ दिन इसी तरह से गुजरते गए। पापा रोज़ रात को मम्मी के लिए बाजार से खाने का कुछ न कुछ लेकर आते थे, लेकिन अब मम्मी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। एक दिन जब मैं स्कूल से घर वापस लौटी तो मुझे पता चला कि मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये जानकर मेरी आंखों में उदासी दोबारा से वापस आ गई थी। मैं उस दिन बहुत रोई थी क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपनी मम्मी से किया करती थी और उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा था। लेकिन अब मैं बड़ी खामोश से रहने लगी थी। मम्मी के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। पापा मेरा ख्याल रखते और कहते कि तुम्हें इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी मम्मी नहीं रही तो क्या हुआ, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी औलाद समझा है। लेकिन मैं फिर भी अकेली होती तो अपनी मम्मी को बहुत याद किया करती थी। मुझे याद आया जब मम्मी नानी के घर मुझे लेकर चली गई थी, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा, तुम मुझसे वादा करो कि कभी तुम मेरे अलावा किसी पर भरोसा नहीं करोगी, हमेशा अपनी अक्ल से काम लोगी। मैंने मम्मी से वादा किया था कि आप जैसा कहोगी मैं हमेशा वैसा ही करूँगी, मगर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे आने वाली ज़िंदगी में समझाने के लिए मेरी माँ ही नहीं रहेंगी। मम्मी के जाने के बाद पापा ने लगातार मुझे ये एहसास दिलाया कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। वो मुझे संभाल रहे थे, मेरी पढ़ाई का ख्याल रख रहे थे और ज़िंदगी के हर मोड़ पर मेरे साथ खड़े रहने का वादा भी कर रहे थे।
उन्होंने मुझसे कहा था कि रुचि, तुम मेरे लिए मेरी पत्नी की अमानत हो। तुम्हारी मम्मी के मरने के बाद मैंने कसम खाई है कि मैं तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा। उनकी बातों पर मैं खामोश रहती, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये एहसास होता था कि वो मुझे सिर्फ अपने होने का एहसास दिला रहे हैं। एक दिन मैंने पापा राजीव से कहा कि मैं अपनी नानी के घर जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा, तुम जानती हो ना कि तुम्हारे मामा मामी तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मैं उनकी बात मान गई। वक्त इसी तरह से धीरे धीरे गुजरता चला गया। मेरा स्कूल कंप्लीट हो गया था और अब मैं कॉलेज में जाने लगी थी, जवान हो गई थी। साथ ही पापा राजीव का भी बहुत ख्याल रखते थे। घर के सारे काम करती और खाना भी बनाया करती थी, साथ साथ पढ़ाई भी करती। उन्होंने मेरी मम्मी के बिना अभी भी मेरी शिक्षा पूरी होने में मेरा साथ दिया था। लेकिन कभी कभी मैं महसूस करती कि पापा राजीव घर के अंदर कुछ ऐसे लोगों को लेकर आया करते थे जिनके हुलिये बड़े ही अजीब होते थे। पापा उनके साथ बैठकर जुआ खेलते थे और मैं कमरे के अंदर होती थी। मेरा मन करता था कि मैं किसी से पापा राजीव की शिकायत करूं, लेकिन किससे? मेरा तो कोई अपना नहीं था और अब तो नानी भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। घर में शराब की बदबू भी आती। मुझे ये सब पसंद नहीं था। जब मैंने एक दिन पापा से कहा कि आप अपने दोस्तों को घर पर मत लाया करो, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी, वो मेरे दोस्त नहीं है। क्या करूं? अपनी आदत से मजबूर हूं। धीरे धीरे अपनी ये आदत खत्म कर दूंगा। मुझे उनकी बात पर तसल्ली हो जाती थी। एक दिन मैंने अपने सौतेले पिता को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सुना था। वो कह रहे थे कि हाँ, मेरे पास तो सोने की चिड़िया है, बस कुछ ही दिन और जा रहे हैं, फिर ये सोने की चिड़िया तुम्हारी होगी। पापा की बात सुनकर मुझे समझ नहीं आया था कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन एक दिन जब उन्होंने बातों ही बातों में कहा कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, ये समझ लो कि सोने की चिड़िया हो, तो मैं ठिठक गई थी। मैंने एकदम से चौंक कर कहा कि पापा, आप मुझे सोने की चिड़िया क्यों कह रहे हो? एक दिन मैंने आपको किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए भी सुना था, तब भी आप किसी सोने की चिड़िया के बारे में बातें कर रहे थे। उन्होंने मुझे चौंक कर देखा और कहा, अरे नहीं नहीं बेटी, मैं तो बस मजाक में कह रहा था। कुछ दिन और इसी तरह से गुजर गए। मेरा कॉलेज बहुत अच्छा जा रहा था। एक दिन रात का समय था जब मैं खाना बनाने के बाद अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी। पापा राजीव ने कहा कि रुचि बेटा, मुझे शहर के बाहर जो बैंक बनी हुई है, वहाँ पर कुछ काम है। अब तुम पढ़ी लिखी हो, तुम मेरा भी काम बहुत आसानी से कर सकती हो, इसीलिए कल सुबह तैयार रहना और कॉलेज मत जाना। मैंने कहा कि ठीक है पापा। अगली सुबह हम दोनों घर से बैंक जाने के लिए शहर के दूसरे वाले रास्ते पर जाने लगे थे। रास्ते में वो बातों में बिजी रहे। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी नौकरी लगवाना चाहता हूँ। कल रात मुझे एक आदमी मिला था। उसने बताया था कि बैंक में एक कर्मचारी की ज़रूरत है। मैंने उससे तुम्हारे बारे में बात की तो उसने कहा कि कल सुबह आ जाना। मैं खुश हो गई। मैंने कहा, पापा के सच में मैं नौकरी करूँगी? उन्होंने कहा कि हाँ हाँ बेटा, हम इसलिए ही तो वहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा, पापा लेकिन अभी तो मेरा फर्स्ट ईयर ही चल रहा है, अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, तो फिर मुझे बैंक में नौकरी कैसे मिल सकती है? उन्होंने कहा कि बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। उन्होंने कहा कि मैंने एक आदमी से तुम्हारे बारे में बात की है, उसने सारा बंदोबस्त कर लिया है। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। ये जगह मेरे लिए बहुत नई थी जहाँ पर हम जा रहे थे। फिर बस अपने बस स्टॉप पर रुकी और मैं और पापा बस से उतरकर पैदल चलकर जाने लगे। जिस जगह हम जा रहे थे, मुझे नहीं लगता था कि वहाँ कोई बैंक है, क्योंकि बहुत ही सुनसान इलाका था। जहाँ हम लोग रुके वहाँ एक पुराना सा बड़ा सा घर बना हुआ था। दरवाजे पर हल्का सा पर्दा लटका हुआ था। मैंने कहा, पापा, हम ये कहाँ पर आ गए हैं? मैं हैरान नज़रों से चारों तरफ देख रही थी। पापा कहने लगे कि बेटा, ये मेरे दोस्त का घर है, पहले हम उसके घर आए हैं, आओ चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही हम दरवाजे की तरफ पड़े, एक औरत दरवाजे पर पहले ही खड़ी हुई थी। उसने मेरे पापा को देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरे पर तेज तेज मेकअप था और चमकदार वो कपड़े पहने हुए थी। उसने पापा को देखते ही कहा कि आ गए? वैभव, बड़ी देर लगा दी। मैं ये सुनकर चौंक गई थी कि उसने पापा राजीव का नाम वैभव क्यों लिया था। जिस पर पापा मुस्कुरा रहे थे। मैं हैरानी से उन दोनों को देख रही थी और वो औरत भी मेरी तरफ देखने लगी। उसने मुझे ध्यान से देखा
और पापा की तरफ देख करके कहने लगी कि तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे वैभव, ये तो सच में सोने की चिड़िया है। उसने कहा कि हाँ हाँ, तुम लोगों की ही अमानत है। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि एक ना एक दिन उसे यहाँ लेकर आऊँगा। मैं जो वहाँ खड़ी कंफ्यूज हो रही थी, अचानक पीछे हटी और सोचने लगी कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। मैंने पापा से कहा कि ये लोग कौन हैं, ये कौन सी जगह है, और आपने तो कहा था कि आप मुझे किसी बैंक में लेकर जा रहे हो। पापा राजीव ने सख्ती से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, चल अंदर, तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। उनका अंदाज बड़ा ही कड़वा सा था। मैं उनसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर वो तो मुझे ज़बरदस्ती अंदर ले गए। अंदर का नज़ारा बहुत अजीब और परेशान कर देने वाला था। दीवारों पर लाइटें लगी हुई थीं और एक अजीब सी खुशबू इधर उधर घूम रही थी। औरतों और लड़कियों ने अजीब अजीब किस्म के कपड़े पहने हुए थे। एक लंबे सोफे पर बड़ी उम्र की औरत बैठी हुई थी जो सिगरेट पी रही थी। वो जल्दी से खड़ी हुई और मुस्कुराकर कहने लगी कि आओ आओ वैभव, तुम्हारा ही इंतज़ार था। वो धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आई। मैं उसे देखकर डर रही थी। वो मेरे इर्द गिर्द घूमने लगी और कहने लगी कि बड़ा ही खूबसूरत माल है। पापा हंसने लगे। उन्होंने कहा कि अरे शांताबाई, तुम्हें पसंद आया ना? वो औरत कहने लगी कि हाँ हाँ, बहुत पसंद आया। अभी अभी जवानी छड़ी है, तू तो बाजी मार गया। राजीव कहने लगे, अरे मैं इस दिन का बरसों से इंतज़ार कर रहा था, बसेस के जवान होने का इंतज़ार कर रहा था। ये जल्द से जल्द ही तुम्हारे लिए तैयार हो जाए और मैं उसे यहाँ तुम्हारे पास छोड़ जाऊँ ताकि मुझे मेरा हिस्सा मिल सके। मैंने पापा की तरफ चौंक कर देखा। मेरे कदम पीछे की तरफ जाने लगे। मैंने कहा कि आप लोग ये क्या बातें कर रहे हो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। पापा चलिए यहाँ से। तो उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, अरे मेरी जान, अब तू यहीं पर रहेंगी, तेरी असली जगह तो यही है। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया तो पापा कहने लगे कि शोर क्यों मचा रही हो। मैंने कहा, पापा मुझे अपने साथ लेकर चलिए। वो औरत हंसने लगी और कहने लगी कि पापा, अरे ये तेरा सौतेला पिता है और कभी सौतेले रिश्तों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसने तो तुझे यहाँ लाने के लिए ना जाने कितनी तैयारियां की है। तुझसे झूठ बोला, तुझे अपने साथ रखा, तुझे तैयार किया था कि तू जल्द से जल्द जवान हो और ये तुझे यहाँ छोड़कर जाए। और हाँ, तुझे तो उसका असली नाम, हमें नहीं पता इसका असली नाम राजीव नहीं वैभव है। बड़ा ही शातिर इंसान है। तेरी माँ के साथ भी इसने इसलिए शादी की थी क्योंकि उसके पास तू उस जैसी बेटी थी, मासूम सी खूबसूरत सी बेटी थी। ये हमारा बहुत ही पुराना आदमी है। अब तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, बस खत्म कर ये पापा पापा करना। मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा वहां से पलटकर जाने लगे। मैंने पापा को चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाई। उस औरत ने मेरा बाजू मजबूती से पकड़ लिया और कहने लगी कि खामोश हो जा। उसने एक लड़की को आवाज लगाई, अरे करीना, जल दिया और इसे यहाँ से लेकर जा। इसे अच्छे से तैयार कर ताकि इसकी खूबसूरती और ज्यादा संवर कर निखर कर आ सके। वो लड़की जिसका नाम करीना था, वो मेरी उम्र से थोड़ी ही बड़ी होगी। मुझे ले जाने लगी। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े और कहा कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। उसने कहा, वो लड़की, शोर शराबा बंद कर और चल, जल्दी से टाइम बर्बाद मत कर। वो जबरदस्ती मुझे खचेड़ते हुए कमरे के अंदर ले गई। मैं बहुत रो रही थी। उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और कहने लगी कि अगर शोर मचाया या भागने की कोशिश की तो शांतबाई तुझे जान से मार देंगी। थोड़ी देर के लिए आराम कर ले, नई नई आई है इसलिए तेरे साथ थोड़ा रहम बरत रही हूँ। थोड़ी देर के बाद तुझे तैयार करने के लिए आऊँगी। उसने मुझे ज़मीन पर धकेल दिया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। वो दरवाज़ा बाहर से बंद करके चली गई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस अनजान इंसान को अपना पिता मानकर उस पर भरोसा कर बैठी थी, वो मुझे यहाँ इस नर्क में छोड़ जाएगा। उस दिन मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी और मम्मी की कही हुई एक एक बात मेरे कानों में गूंज रही थी और समझ आ रही थी जब वो कहती थी कि बेटा किसी पर भी भरोसा मत करना। मगर मैं तो अपने सौतेले पिता पर भरोसा कर बैठी थी। मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि जिस इंसान ने मेरी माँ को कभी कोई खुशी नहीं दी, वो मुझे क्या देगा। उनका नरम बिहेवियर और मुझे बेटी कहकर बुलाना सब धोखा था। कमरे के बाहर से तेज गानों की आवाज़ आ रही थी और अंदर मेरा दिल कमज़ोर होता जा रहा था। मुझे इन लोगों ने मेरी मर्जी के बिना रात को किसी के साथ सोने का हिस्सा बना दिया था। मैं इस कमरे में बैठी सिमट कर रो रही थी और प्रार्थना कर रही थी
कि कुछ भी करके मेरी इज्जत बच जाए। मैंने अपने सौतेले पिता की नीयत को समझा क्यों नहीं। अब मुझे यकीन हुआ था कि हर मीठा बोल बोलने वाला इंसान अंदर से अच्छा नहीं होता। कुछ देर गुजरी तो दरवाज़ा खुला। वहीं औरत शांताबाई अंदर आई। उसके हाथ में सिगरेट थी। ऐसे मुस्कुराती हुई आ रही थी जैसे कोई जंग जीत गई हो। कहने लगी कि अभी तक ऐसे ही बैठी है, चल उठ और तैयार हो जा। चलकर इसे तैयार कर दे। आज रात बहुत ही स्पेशल मेहमान आ रहे हैं। आज इसकी पहली रात है, इसलिए इसकी कीमत भी बहुत अच्छी लगी है। मैंने रोते हुए कहा कि मुझे जाने दो प्लीज़, मैं कोई बिगड़ी हुई लड़की नहीं हूँ। मैं कॉलेज जाती हूँ, पढ़ाई करती हूँ। शांताबाई हंसने लगी और कहने लगी, अरे स्कूल कॉलेज की लड़कियाँ ही तो यहाँ आती हैं, मगर उनकी किस्मत यहाँ लाकर उन्हें चमका देती है। मैंने जैसे ही उसकी बात सुनी, मैं ज़मीन पर बैठ गई और उसके पैर पकड़ करके रोने लगी कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। मैं अपना चेहरा पकड़कर रोने लगी कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। मैं तो उन्हें अपना पिता मानती थी, फिर वो मुझे यहाँ क्यों बेचकर चले गए। शांताबाई कहने लगी, अरे बेचारी अभी अपने सौतेले पिता पर यकीन करती है। करीना ज़रा इसे ले जाकर सच तो दिखा दे। उसी समय करीना ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे नीचे कमरे में ले गई। वहाँ एक छोटा सा कमरा था, रोशनी तेज थी, शोर हो रहा था। जैसे ही उसने मुझे कमरे के अंदर धक्का दिया तो मैंने देखा कि वहाँ पर पापा बैठे हुए थे। मैं उनके कदमों में बैठकर रोने लगी। वो आदमियों के साथ जुआ खेल रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे। मैंने कहा, पापा प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलिए, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज़ पापा मुझे बस एक बार यहाँ से निकाल दीजिए। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कहने लगे कि ऐसे कैसे तुझे यहाँ से जाने दूँ, और तुझे यहाँ लाने के लिए तो मैंने तुझे पढ़ाया लिखवाना, तेरा भरोसा जीतने के लिए तुझ पर अपना काफ़ी सारा पैसा खर्च किया, और तू कहती है कि मैं तुझे छोड़ जाऊँ। मैंने तेरी माँ से शादी भी सिर्फ तेरी खातिर की थी कि जो लड़की बचपन में इतनी सुंदर है, जवानी में तो वो गजब ढाएगी। इसलिए मैं तेरी माँ को ज़्यादा मुंह नहीं लगाता था, लेकिन तेरा भरोसा हमेशा जीते रखता था। मगर एक दिन शराब के नशे में तेरी माँ घर छोड़कर गई तो साथ में तुझे भी ले गई। इसलिए मैंने फैसला किया कि तेरी माँ के साथ कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं तेरी माँ और तुझे अपने घर तो ले आया था, लेकिन वो मुझे एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए मैंने उसके साथ दिखावे की हमदर्दी की और बाजार से उसके लिए खाने पीने की कोई ना कोई चीज़ लेकर आता और उसमें जहर की दवाई छिड़क दिया करता था। वो थोड़ा जहर होता था, इसलिए धीरे धीरे उस पर असर करने लगा। मैंने उसके इलाज पर भी ध्यान नहीं दिया। यही तो वजह है कि तेरी माँ मर गई, वरना अगर आज वो जिंदा होती तो तुझे कभी भी मेरे साथ यहाँ नहीं आने देती। उसे कभी कभी मुझ पर शक तो होता था कि मैं कभी जुए की वजह से तुझे ना बेच दूं, इसलिए उसे रास्ते से हटाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और मैं उसे हैरानी भरी नज़रों से देख रही थी कि कोई इतना भी घटिया कैसे हो सकता है। मैं इस इंसान की हकीकत जान चुकी थी। मैं समझ गई थी कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं रो रही थी। उसने कहा कि चल, अब रोना धोना बंद कर और जाकर तैयार हो जा। बिना तैयार हुए इतनी सुंदर लगती है, जब तैयार होगी तो कितनी ज़्यादा सुंदर लगेंगी। उसने इतना कहते हुए मेरे चेहरे पर हाथ फेरा तो मैंने उसका हाथ झटक दिया, क्योंकि अब वो इंसान मुझे अपना पिता नहीं, एक दरिंदा नजर आ रहा था। उसने मुझे दूर को धकेला और कहने लगा कि चल अब जा यहाँ से, रोने के लिए तुझे नहीं लेकर आया हूँ। तो जैसे सोने की चिड़िया की मुझे इतनी कीमत मिली है कि सारी जिंदगी आराम से बैठकर खाऊंगा और तुम सारी जिंदगी शांताबाई की गुलाम बनकर यहाँ पर रहेंगी। शांताबाई दरवाजे पर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। जैसे ही सब कुछ उसके लिए मामूली हो, मुझे यकीन हो गया था कि ऐसी औरतों के दिल में भी कोई हमदर्दी नहीं होती। उसने करीना से कहा कि अब इसको लेकर जा, तैयार कर दे। करीना मुझे ज़बरदस्ती कमरे में ले गई और मुझे तैयार करने लगी। मेरी छी आंसू रिक्वेस्ट अब कुछ भी काम नहीं आने वाला था। जब मैं तैयार हो गई तो मुझे एक बड़े से कमरे में बंद कर दिया गया। मैंने दरवाज़ा बजाया, मगर बाहर से दरवाज़ा न खुला और कहीं भागने का रास्ता भी नहीं था। मैं एक बेजान लाश की तरह चलते हुए आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई और सोचने लगी कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों है। मन तो कर रहा था कि अपने आप को जान से मार लूं, लेकिन ये कुछ कहने में आसान होता है, करने में नहीं। मैं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी और ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगी कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था।
ये रात मेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात थी। जब अचानक धीरे धीरे दरवाज़ा खुला, मैंने झटके से देखा तो एक बड़ी उम्र का आदमी मुस्कुराकर चलते हुए कमरे के अंदर आ रहा था। मैंने उसके आगे रोना शुरू कर दिया और कहा कि देखो, मुझे जाने दो, मैं सारी जिंदगी आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी। मगर वो मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि यहाँ आने वाली हर लड़की यही कहती है, देखो हम जैसे लोग यहाँ अगर तुम्हें ढेर सारे पैसे देकर जाते हैं, अरे तुम्हें तो पैसों से मतलब होना चाहिए। मैंने कहा कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। वो कहने लगा, आप जैसी भी हो, मैं तुम्हारी अच्छी खासी कीमत शांताबाई को दे चुका हूँ। तुम तो बड़ी सुंदर हो, यहाँ तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, इसलिए रो रो कर अपनी सुंदरता को खराब मत करो और आज के रात के मज़े लो। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा और मैं अभी भी उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। वो कहने लगा कि अरे बड़ी होशियार है, कितना शोर मचा रही है, तू तो मुझे पागल कर देगी। मगर मैं उसके काबू में नहीं आ रही थी, वो भी मुझ पर अपनी पूरी ताकत आजमा रहा था। मैंने उसको एक ज़ोरदार धक्का दिया और ज़मीन पर धकेला। उसके जूते तो ज़मीन पर थे। मैंने दोनों जूतों को उठाया और उसके सर पर ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। वो चिल्लाने लगा, शोर मचाने लगा, ये क्या कर रही है लड़की। वो जब दरवाज़ा खोलकर बाहर गया तो शांताबाई से मेरी शिकायत कर दी और कहने लगा कि शांताबाई मेरे पैसे वापस करो। इस लड़की ने मुझे जख्मी कर दिया। शांताबाई ने मुझे घूर कर देखा। उसने कहा, ठीक है, जाकर नीचे राजू से बात करो। वो चलता हुआ नीचे चला गया था। शांताबाई मेरे पास आई। उसने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगी कि बड़ी चर्बी है तुझमें, तेरी समझ में नहीं आता हाँ कि यहाँ तेल रोना धोना किसी काम नहीं आएगा। उसने कहा, करीना इसे अच्छी तरह से समझाते, अगर मैं इसे समझाने पर आ गई ना तो ये अपनी मौत की दुआएं मांगने लगेंगी। उस आदमी से तुम्हें जैसे तैसे बच गई थी। करीना मुझे डांटने लगी और कहने लगी कि देखो, बात समझ लो, इनकार की कोई कीमत नहीं है, यहाँ सिर्फ अंजाम होता है। अगर जिंदा रहना है तो चुप रहो, वरना शांत भाई खुद तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेगी। तुमसे पहले एक और लड़की यहाँ आई थी, वो भी कुछ ऐसे ही नखरे दिखा रही थी तो शांतबाई ने उसकी दोनों आंखों में मिर्ची डाल दी और सारी रात उसे इसी तरह से तड़पने के लिए छोड़ दिया, पानी तक नहीं दिया। बेचारी आज अपनी आंखों से अंधी बैठी है। शांतबाई को उसकी आंखें थोड़ी ना चाहिए थीं, उन्हें तो उसका खूबसूरत शरीर चाहिए था, जिसका फ़ायदा वो उसके अंधे होने पर भी उठा रही है। इसलिए कहती हूँ कि शांताबाई से पंगा मत लो। अब तुम यहाँ आ गई हो तो खामोश रहो और जैसा कहा जाता है वैसा ही करो। यहाँ इज्जत की ज़बान कोई नहीं समझता, सिर्फ कीमत देखी जाती है आगे किसी कस्टमर के साथ। अगर ऐसा किया तो तुम अपना अंजाम सोच लेना। उसने मुझे समझाया और फिर कमरे से निकल गई। मैं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी और अपनी मम्मी को पुकारने लगी कि मम्मी, मम्मी, तुम अगर ये सब कुछ देख रही हो तो कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, ये सब एक सपना बन जाए। मैं कैसे खुद को संभालूं? मम्मी प्लीज़ मुझे बचा लो मम्मी। मैं फूट फूट कर रो रही थी। रोते रोते मुझे सुबह हो गई थी और मेरी कम आग लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह सवेरे जब मेरी आंख खुली तो मैं इसी बंद कमरे में मौजूद थी। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुलने की आहट हुई तो दूसरी लड़की थी, मेरे लिए वो नाश्ता लेकर आई थी। कहने लगी कि नाश्ता कर लो, दोपहर को एक कस्टमर आ रहा है, तैयार रहना। अगर उसके साथ कोई बदतमीज़ी की तो तुम्हारे साथ रहम नहीं किया जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। नाश्ता मेरे सामने रखा हुआ था, लेकिन मैंने नाश्ते की तरफ नज़र भी डालकर नहीं देखी। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी, मुझे सिर्फ खुद को बचाना था, यहाँ से निकलना था। मैं इसी तरह ज़मीन पर बैठी रही। वक्त गुजरता रहा। दोपहर का समय हुआ तो फिर से कमरे का दरवाज़ा खुला। शांतबाई कमरे में आई और कहने लगी कि तू अभी तक तैयार नहीं हुई है। अरे चल अब उठ जा, मैंने तुझे बहुत वक्त दे दिया। सोचने के लिए अब फैसला तेरा है, या तो तुझे कस्टमर हैंडल करना है या फिर यहाँ पर मैं तेरी ऐसी हालत कर दूँ कि तू खुद कस्टमर को हैंडल करने पर मजबूर हो जाए। मैंने अभी भी उसके सामने हाथ जोड़कर रोना शुरू कर दिया और कहा कि प्लीज़ मुझ पर रहम करो, प्लीज़। वो हंसी और कहने लगी कि यहाँ किसी पर रहम नहीं किया जाता, अपने ऊपर रहम करने वाला इंसान खुद होता है। चल जल्दी से तैयार हो जा, तुझे एक मौका और देती हूँ। और तूने नाश्ता भी नहीं किया,
मत कर, तेरी सेहत हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, तेरा शरीर मायने रखता है। मैंने अब किसी से कुछ नहीं कहा और ज़मीन पर बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, मगर दिल भी रोना चाह रहा था। शांताबाई ने हाथ नचाते हुए कहा कि अच्छा, अब ये ड्रामा बनकर नीचे सब तैयार बैठे हैं। शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन मुकुल गुप्ता आया है, तेरे लिए बेचैन हो रहा है, जल्दी से तैयार हो जा, मैं उसे ऊपर ही भेज रही हूँ। मैं वहीं बैठी रही। मेरे दिल में एक सवाल था कि क्या ऊपर वाला सच में मेरा रोना सुन रहा है। 2 घंटे गुजर गए थे। मैंने जैसे तैसे खुद को तैयार किया। मेरे हाथ ऐसे चल रहे थे जैसे शरीर में जान ही न हो, और आंखें भी पूरी तरह से खुल नहीं रही थीं। रो रो कर सो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद करीना कमरे के अंदर आई और कहने लगी कि तुम कैसे तैयार हुई हो, अच्छे से तैयार हो जाओ, मुकुल गुप्ता नीचे बैठा है, वक्त बर्बाद मत करो। मैंने कहा कि मैं कोशिश कर रही हूँ, ये कपड़े मेरे हिसाब के नहीं हैं, लेकिन फिर भी पहन लिए ना। उसने कहा तो थोड़ी सी चेहरे पर मुस्कुराहट भी ले आओ, ऐसा लग रहा है जैसे मार दिया गया है तुम्हें। वो ढेर सारी बातें सुनाकर कमरे से चली गई और मैं अभी भी बैठी अपने आंसू पोंछ रही थी। थोड़ी देर के बाद कमरे के बाहर से आवाज़ आई कि लड़की तैयार है, मुकुल साहब अंदर आना चाहते हैं। करीना ने कहा कि हाँ तैयार है, भेज दो उन्हें। एक लम्हे के लिए मैं खामोश हो गई क्योंकि दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा था। फिर दरवाजे के पीछे किसी की आवाज़ आई, ये वही लड़की है जिसके बारे में तुमने बताया था, और फिर वो दरवाज़ा जिससे वो इंसान अंदर आया था। ऐसा लग रहा था जैसे अब मेरी जिंदगी की बर्बादियां और ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचने वाली हैं। अपनी आंखों के सामने खड़े हुए इंसान को देखकर 1 मिनट के लिए मैं हैरान रह गई। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि वो ऐसी गंदी जगह पर भी आ सकता है। वो दिखने में ही पढ़ा लिखा इंसान लग रहा था। लंबे कट का चेहरे पर कशिश थी और आंखों में हैरानी, होठों पर सवाल। वो जवान लड़का कोई मामूली कस्टमर नहीं लग रहा था। मैं उसकी आंखों को ध्यान से देख रही थी। वो भी मेरे चेहरे को देखकर जैसे कहीं खोसा गया था। उसके साथ शांताबाई भी आई थी। उसने कहा कि देखा साहब, जैसी लड़की के बारे में बताया था बिल्कुल वैसी ही है। आज रात आपके लिए है, कमरा बिल्कुल तैयार है, बस आप इसके साथ अपनी रात रंगीन कर सकते हो। उसकी नज़र तो जैसे अभी भी मुझ पर टिकी हुई थी। वो कुछ देर के लिए खामोश रहा, जैसे दिमाग में किसी याद का धुंधला सा सपना देख रहा हो। फिर धीरे से कहने लगा, क्या नाम है तुम्हारा? शांताबाई ने कहा कि रुचि। अचानक उसका बिहेवियर बदल गया, जैसे किसी दूर की पहचान ने उसे झंझोड़कर रख दिया हो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और कहने लगा कि शांताबाई तुम जाओ यहाँ से। शांताबाई कमरे का दरवाज़ा बंद करके चली गई। वो कहने लगा कि रुचि, उम्र 8 साल, 3rd क्लास में पढ़ने वाली, राहुल की दोस्त, तुम वही हो ना? मैंने चौंक कर उसे देखा। मैंने कहा, तुम कौन हो और तुम्हें मेरे बारे में ये सब कुछ कैसे पता? उसने कहा, क्योंकि मैं ही राहुल हूँ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, बचपन का बेस्ट फ्रेंड। मैंने कहा कि नहीं, तुम राहुल नहीं हो सकते। राहुल बचपन में मेरी इज्जत करता था, शरारत करता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि जवान होकर वो ऐसी जगह पर आएगा। मुकुल धीरे धीरे चलता हुआ मेरे करीब आया और कहने लगा कि रुचि, मैं ही राहुल हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। उसने नरमी से कहा कि मैं यहाँ से तुम्हें लेने आया हूँ। मेरी आंखों में उसके ये शब्द सुनकर चमक आ गई। मैंने कहा, तुम सच बताओ, कौन हो? उसने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं राहुल हूँ। तुम्हें याद है जब हम लोग 5th क्लास में पढ़ते थे तो मैं अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो गया था। मैंने अपनी पढ़ाई वहीं पर पूरी की, लेकिन जब 6 महीने पहले मैं यहाँ आया तो मुझे तुम्हारी याद आई। मैंने सोचा कि अब तुम जवान हो गई होगी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारी और अपनी दोस्ती को दोबारा से कामयाब करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें हर तरफ ढूंढने की बहुत कोशिश की। मैं तुम्हारे घर के बारे में तो नहीं जानता था, लेकिन इतना ज़रूर जानता था कि जिस स्कूल में हम पढ़ते थे वहाँ से तुम्हारा रिकॉर्ड ज़रूर मिल जाएगा। मैं वहाँ पर गया तो पता चला कि इतना पुराना रिकॉर्ड उन लोगों ने नहीं रखा हुआ। फिर एक दिन मुझे स्कूल का एक पुराना दोस्त मिला। मैंने उससे तुम्हारे बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि तुम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रही हो। मैं जब वहाँ गया तो वहाँ जाकर मैंने तुम्हारा एड्रेस निकाला। मैं फ़ौरन ही तुम्हारे घर पहुँचा तो पता चला कि वहाँ तो ताला लगा हुआ है। मुझे वहाँ आस पास के लोगों ने बताया कि तुम्हारी मम्मी की मौत कई सालों पहले हो गई। तुम अपने सौतेले पिता के साथ रहती हो। मैंने तुम्हारे सौतेले पिता की
जब डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि तुम्हारा सौतेला पिता तो बहुत ही बिगड़ा हुआ इंसान है। मैंने अपने आदमियों से तुम्हारे सौतेले पिता की लोकेशन पता करवाई और कहा कि मुझे किसी भी हाल में तुम्हारा पता चाहिए। बहुत मेहनत की और फाइनली तुम्हारे और तुम्हारे सौतेले पिता के बारे में पता निकाल लिया। मुझे ये भी पता चल गया था कि तुम्हारा सौतेला पिता ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है और तुम यहीं पर हो। मैं समझ गया था कि तुम यहाँ हो तो ज़रूर तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत होगा, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा ही कस्टमर बनकर आ गया। राहुल को देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, राहुल, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। वो मुझे खुद झूठ बोलकर यहाँ लेकर आए और उन्होंने मुझे इन लोगों के हवाले कर दिया। मैं तो उन पर बहुत भरोसा करती थी, मगर मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दो। राहुल ने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए ही तो आया हूँ। सच तो ये है कि अमेरिका जाने के बाद भी मैं तुम्हें हमेशा याद करता रहा। शायद तुम भूल गई थी। मैंने नज़र झुका ली और कहा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। राहुल, जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा देखा कि कुछ भी याद करने की हिम्मत नहीं रहती। राहुल ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा कि चलो मेरे साथ यहाँ से। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अचानक इतना बड़ा चमत्कार भी हो सकता है। राहुल मुझे लेकर जैसे ही नीचे गया तो शांतबाई खड़ी हो गई और हैरानी से हमें देखने लगी। शांतबाई कहने लगी कि अरे साहब, ये क्या कर रहे हो? हमारी लड़की को कहाँ लेकर जा रहे हो? राहुल ने कहा, ये मेरी दोस्त है, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, ये यहाँ नहीं रहेंगी। शांताबाई ने कहा कि ऐसे कैसे नहीं रहेंगी तुम पैसे वाले लोग? यहाँ आओ, पैसे दो, लड़की को इस्तेमाल करो और फिर चले जाओ। अगर तुम्हें इस लड़की को अपने घर पर लेकर जाना है तो मुझे इसकी कीमत देनी होगी। मैंने इसके सौतेले पिता से इसे बहुत कीमत पर खरीदा है। राहुल ने मेरा हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। उसने कहा कि मेरा आदमी तुम्हें तुम्हारी कीमत दे देगा। इस लड़की को मुझे यहाँ से ले जाने दो। शांतबाई के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वहाँ पर खड़ी लड़की और औरतें ये सब कुछ हैरानी से देखने लगी कि ऐसा कभी कुछ उनके साथ क्यों नहीं हुआ। कोई उन्हें यहाँ से बचाने क्यों नहीं आया। ये सब कुछ मेरे लिए भी एक सपने की तरह था। राहुल मुझे लेकर एक होटल में आ गया था। उसने कहा कि रुचि, अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर करता हूँ। वो पलट कर जाने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि राहुल, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे तुम राहुल हो ही नहीं, लेकिन जिस तरह से तुम्हारे बात करने का स्टाइल है, मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा वही राहुल है जो बचपन में दोस्तों से मेरे लिए लड़ जाया करता था और आज भी बहुत घमंड के साथ मेरा हाथ पकड़कर इतने बड़े नर्क से निकाल कर लाया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसने कहा कि ये सब कुछ मैंने दोस्ती की खातिर नहीं किया। सच तो यह है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और अब तुम ही नहीं बल्कि मैं उन सभी लड़कियों को बचाऊंगा जो वहाँ फंसी हुई हैं। राहुल ने वहाँ पुलिस भेज दी और वहाँ मौजूद सभी लोगों की पकड़ हो गई। शांताबाई का सारा धंधा चौपट हो गया था। उसके सारे आदमी लड़कियां पकड़ी गई थीं। यहाँ तक कि वो खुद भी, साथ ही मेरे सौतेले पिता को भी हिरासत में ले लिया गया और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि राहुल कुछ ऐसा भी कर सकता है। मेरा कोई सहारा नहीं था, इसलिए राहुल मुझे अपने घर लेकर चला गया। उसके मम्मी पापा अभी भी अमेरिका में हैं, लेकिन वो यहाँ अपना बिजनेस संभाल रहा है। उसने मुझे अपने घर में जगह दी और अपने पेरेंट्स को मेरा फ़ोटो भेज दिया। उन्होंने मुझे पसंद कर लिया तो राहुल ने मुझसे परमिशन ली कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। मैं उसे कैसे इनकार सकती थी? उसमें कोई कमी नहीं थी। मैंने उसे शादी के लिए हाँ बोल दिया और फिर इस तरह कुछ समय के बाद जब उसके पेरेंट्स इंडिया वापस आए तो हम दोनों ने शादी कर ली। मैं बहुत ज़्यादा सुंदर थी और मेरी सुंदरता ने ही उसके पेरेंट्स को इम्प्रेस कर दिया था। सबसे ज़रूरी बात कि उनका बेटा मुझे पसंद करता था, इसलिए वो लोग आसानी से मान गए और फिर शादी के कुछ समय के बाद वो वापस चले गए और मैं यहाँ राहुल के साथ उसके घर में अकेली रहती हूँ। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी की रूठी हुई खुशियाँ कुछ इस तरह से मेरी ज़िंदगी में दोबारा से शामिल हो जाएंगी। मैं आज भी अपनी मम्मी को याद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा कभी किसी लड़की के साथ ना हो। आप लोग कभी भी किसी पर आंखें बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि आपके साथ गलत करने वाला इंसान हमेशा मीठे बोल बोलता है। ऐसे लोगों से सावधान रहें। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।